outsiders could have not bought land there. Who will come to Kashmir from Bihar? Those who are houseless here, जिनका घर यहाँ नहीं है, वो कश्मीर में ज़मीन खरीदने के लिए आएंगे? अरे उनको मजदूरी यहाँ नहीं मिलती, वो कश्मीर के मजदूर यहाँ आते हैं, वो भी यहाँ कोई महल खरीदने के लिए नहीं आते। मैं एक मिनट, मैं उसी के सवाल में कहता हूँ, 371 है ना, देयर इज नागालैंड, नागालैंड भी है, वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते। वहाँ हमारे साथ हिमाचल है, हिमाचल इज अनदर नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आस्क एनीबॉडी, कैन यू गो देयर एंड परचेज लैंड? वहाँ के बारे में आप ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं कि बाहर वाला ज़मीन नहीं खरीदेगा? और आप मुझे बताइए, यहाँ के आदिवासी जाएंगे वहाँ खरीदने के लिए? यहाँ के ट्राइबल्स जाएंगे जिनको यहाँ झोंपड़ी नहीं है? और हमारे जो प्रेस पीपल हैं जिनके पास यहाँ पूरे वेजेस नहीं है वक्त पर, वो जाएंगे वहाँ? वो तो मेरे ख्याल में आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप कई बार जाएंगे उधर सैर करने के लिए। सो एनीवे, मैं कुछ शुरू कर लूँ जी। देश में वामपंथियों का जनाधार घट गया, इसका क्या कारण है? नहीं, मेरे ख्याल में ये शायद सही नहीं है। और अभी भी आप देख लेंगे कि जहाँ तक देश के मुतल्लिक इश्यूज़ है देशवासियों के सामने, उन तमाम सवालों को लेकर वामपंथी कुव्वतें ही मैदान में हैं। सरफहरिस्त किसान एजुटेशन आप देख लेंगे, हिस्टोरिक नवीयत की किसान एजुटेशन आज के दौर में, बल्कि ये भी कहा जाता है कि आज पूरी दुनिया में उर्से के बाद अगर कहीं पर 1 साल तक किसान एजुटेशन चली, वो हमारे देश में चली। और उसमें सभी संगठनों का रोल है, लगभग 500 किसान ऑर्गेनाइजेशन शामिल रही। और उसमें जहाँ तक लेफ्ट से जुड़ी हुई संगठनों का ताल्लुक है, CPM के ऑल इंडिया किसान सभा का भी उसमें बड़ा रोल रहा है। और इसके अलावा जहाँ तक ट्रेड यूनियंस का ताल्लुक है, इस उर्से में कई जनरल स्ट्राइक्स हुई हैं पूरे देश के अंदर, कामयाब। सारे संगठनों को मिलाने का काम, मिलकर स्ट्राइक करने का काम, उसमें वामपंथी से जुड़े हुए संगठनों का बड़ा रोल है। और आज भी आप देख लीजिए, जहाँ तक जो देश के सामने इश्यूज हैं, बड़े सवालात हैं, उन तमाम सवालात को लेकर देश में CPM और बाकी जो भी लेफ्ट पार्टीज हैं, उनकी क्लियरिटी वो वाज़ेह है, कोई धुंधलाहट नहीं है, झिझक नहीं है। चाहे डिफेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी नज़रों में एक सबसे अहम मामला है, 75 साल के आज़ादी के जो जश्न है मनाते हुए, हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो फ्रीडम स्ट्रगल की सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज वही कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके पिलर्स हैं, लाइक जो उसके फाउंडेशंस हैं, जहाँ सेकुलर डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, बुनियाद उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, वहाँ साथ ही साथ हमारे देश में डाइवर्सिटी इन यूनिटी यानी फेडरलिज्म है। जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जहाँ मरकज़ है, वहाँ स्टेट्स हैं। और असल में ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारा देश एक यूनियन नहीं है, बल्कि यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स है। और ये दूसरा है। और इसके अलावा सोशल जस्टिस का ताल्लुक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बुनियाद डाल दी है कि हमारा फ्यूचर जो डायरेक्शन है हमारे देश की, वो सोशल जस्टिस पर मुनहसर है, उसमें प्लीज। और इसके अलावा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का ताल्लुक है।
अगर आज आप इन 5 जो फाउंडेशन हैं मुद्दों को देख लेंगे, जब से बीजेपी सरकार में आई 2014 में से लेकर आज तक, अगर पूरा रिकॉर्ड आप देख लेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम इटसेल्फ इज गेटिंग वीकर। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ढांचा ही, बल्कि उसको तब्दील करने की मुसलसल कोशिशें हो रही है, टू मेक इट ए यूनिटरी सिस्टम, टू चेंज इट फ्रॉम फेडरल स्ट्रक्चर, फ्रॉम सेकुलर डेमोक्रेसी to some sort of a different, which is a highly authoritarian and with some sectarian agenda। वो तो obvious है। और आज भी आप देख लीजिए, जहाँ तक पार्लियामेंट हमारा जो सबसे बड़ा इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, आज डिबेट नहीं, और डिबेट ही नहीं, बल्कि आज अगर आप किसी भी बिल को राज्यसभा में ले लीजिए, उसको आप डिक्लेयर कर लीजिए मनी बिल, तो नो डिस्कशन, नो डिबेट। और एक तरीका था, वजह किया था पार्लियामेंटेरियंस ने, कि स्टैंडिंग कमिटीज़ को अहम जो बिजनेस है पार्लियामेंट की, उसको रेफर किया जाए, ताकि तफसीलन बहस हो, तफसीलन उस पर विचार, आपस में विचार एक्सचेंज हों, और एक बेहतर लेजिस्लेशन की तरफ कदम उठाए जाए। जब से ये सरकार आई है, धीरे धीरे वो सिलसिला भी ख़त्म है। और अभी डिबेट के नाम पर अगर कुछ भी हो तो एक्सपेंड कर लो, और बगैर किसी वजह के, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर जस्ट अनफॉर्चुनेटली नॉट वर्किंग विद इन द, दे आर बीइंग, थोड़ा सा पार्टीजन तरीके से काम चल रहा है, यानी कि। और इसी तरीके से अब मुझे बताइए, आपकी जल्दी क्यों मुझे होनी चाहिए? वो ये है कि अभी आप जो इलेक्शन कमीशन, जो सबसे बड़ा इदारा है, क्या हाल है कश्मीर का? 2018 से असेंबली नहीं, होम मिनिस्टर से कहो, पार्लियामेंट में कहो, ये इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वेदर नहीं है। वो वेदर कौन सा वेदर चाहिए? उसको पॉलिटिकल वेदर चाहिए। किस नजूमी को हम लाएं जो उनको कहे कि वो वेदर हो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करने के लिए, जो रास आ जाए रूलिंग पार्टी को? अब ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो माय पॉइंट है, कहने का ये मतलब है कि जहाँ तक इदारों का भी ताल्लुक है, आप देख लीजिए, ये ईडी वाला, सीबीआई, इकोनॉमिक, ये जो भी इदारे हैं, आज क्या हो रहा है? अगर आप इफ यू डिसएग्री विद देम, इफ एनी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, तो ईडी तैयार है उसके। अभी क्या हुआ उधर महाराष्ट्र में? शिवसेना ठीक है जब तक उनके साथ रिश्ता है, इधर हो गए तो तोड़ फोड़ कर लो। और चीफ इलेक्शन कमीशन आया तो वही उनको ही रिकॉग्नाइज किया। सो द क्वेश्चन इज, डोंट यू सी दीज आर वेरी, वी आर लिविंग इन एन एरा, एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ व्हाटएवर जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। आज आप ही अभी प्रेस को देख लीजिए, आपके न्यूज़ बड़े बड़े चैनल्स को देख लीजिए, मन करता है आपको देखना? अभी आप ही देख लीजिए, अगर आप जुर्रत कर ले कहीं से, कितने ही आपके दोस्त हैं, साथी हैं, कोलीग्स हैं, जिनको बिला वजह गिरफ्तार किया गया, और बाद में एक जेल से लेकर दूसरी जेल तक जाने के लिए भी उनको काफ़ी कुछ करना पड़ा, कहना पड़ा, तब भी बात सुनी नहीं जाती। ये हाल है हमारे, यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस, which is important for making the leadership of the country, the institutions of the country accountable। जब प्रेस वीक हो जाता है, जानना चाहिए बहुत बड़ी चोट है कहीं। वो चोट आप महसूस करेंगे, पूरा देश महसूस करेगा। तो सर, एक अंतिम क्वेश्चन, क्या कम्युनिस्ट पार्टी जो है 370 के विरोध में है कि समर्थन में है? टॉकिंग वी आर इन, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हक में हैं। कम्युनिस्ट पार्टी, वी आर इन डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां तक 370 है, दैट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब नंबर टू मुझे ये बताइए, यहाँ बिहार के 2 हिस्से हो गए, झारखंड हो गया ना जी जी, यहाँ डिबेट हुआ था, जी जी, अखबारों में डिबेट हुआ, असेंबली में, काउंसिल में डिबेट हुआ। वाहिद, द only स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज जहां एक हिस्टोरिक स्टेट को तकसीम किया जाता है,
370 का खात्मा किया जाता है और फिर स्टेट को 2 हिस्से किए जाते हैं। 2 हिस्से ही नहीं, एक स्टेट को डाउन साइज किया जाता है यूनियन टेरिटरी में। और हमें जम्मू कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल लीडर्स, प्रेस, आम लोग, इंटरनेट की सहूलियत नहीं, वो काट दिया जाता है, टेलीफोन लाइंस काट दिए जाते हैं। मुझे ये बताइए, अगर ये बिहार में हो, आपकी फीलिंग क्या होगी? एज अ सिटीजन मुझे बताइए, हाउ विल यू फील इट? हमारे बारे में फैसला करे पार्लियामेंट या यूनियन ऑफ इंडिया, और हमें डिस्कनेक्ट करके फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, डिस्कनेक्ट कर ले फ्रॉम द डिबेट इटसेल्फ। क्या आप समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या यही नक्शा है हमारे देश का? बताएंगे, वही खेल खेलेंगे। सर, लाल चौक पर जिस तरह से शांति हो रही है, जिस तरह से पहले लाल चौक पे जिस तरह से हिंसा होती थी, उस तरह से इस समय जो है वहाँ पर बिल्कुल शांति है। उस लाल चौक में शांति थी 47 में, जब फौज नहीं थी, तब जाकर उन्होंने कहा कि हमारा रिश्ता इंडियन यूनियन के साथ होगा। वो भारत, वो लाल चौक मुझे वापस चाहिए। ये लाल चौक नहीं जहां आप झंडा चढ़ाएंगे, मैं चढ़ाऊंगा, लेकिन फौज के साए तले। हमें वो लाल चौक चाहिए जहां उस वक्त हिंदुस्तान का नारा लगा जब वहां फौज नहीं थी और उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये नारा कहीं नहीं लगा, अमृतसर में नहीं लगा, दिल्ली में भी नहीं लगा। ये नारा लगा तब जब पार्टीशन हुआ था लाल चौक में, जब गांधी जी ने कहा था अंधेरे में रोशनी की किरण अगर दिखती है वो श्रीनगर में है। सर, लास्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि आप बोले लोकतंत्र खतरे में है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है इस पे? कहाँ? आपकी पार्टी क्या कर रही है? सरकार नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, यही जो मैं आपके सामने आया हूँ, अपने देशवासियों से ये कहने के लिए एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए, इन डिफेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, इन डिफेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो आपसे भी अपील करते हैं। लास्ट प्रश्न। यस सर। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकजुटता दिखाई देगी? नहीं, सवाल ये नहीं है। मैं बताऊंगा आज तक जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि भारत एक बड़ा देश है। ये बेशक ये कोशिश कर ले कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक ज़ुबान, एक देश कल एक पार्टी कहेंगे, एक लीडर कहेंगे, वो चलेगा नहीं इस देश के अंदर। यहाँ भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न कल्चरल एफिलेशंस रखने वाले लोग हैं। आपके जो खाने पीने का ढंग है वो शायद मेरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एक साथ रहेंगे। और ये भारत है मेरी नज़र में। इस भारत को बचाने के लिए ज़रूरी है कि ये जो डाइवर्सिटी है इस पर आँच ना आने दे। और द बेस्ट वे ऑफ इट इज़ टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो पूरी पार्टियों की, खास तौर पर मुखालिफ पार्टियों की, अपोजिशन पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन हमारा तजुर्बा है कि जो रीसेंट तजुर्बा है हमारा कि इलेक्टोरल प्रोसेस में स्टेट वाइज अलायंसेस हुई हैं और बाद में नेशनल लेवल पर फैसला हुआ है जिस पार्टी के पास ज़्यादा हो आपस में मिलकर प्राइम मिनिस्टर भी बने। एनडीए वाज नॉट बिफोर, इट इमर्ज्ड आउट ऑफ द कंसल्टेशंस आफ्टर इलेक्शंस। यूपीए वाज नॉट बिफोर, इट डिड इमर्ज आफ्टर यूनाइटेड फ्रंट, सेम वे। तो इसी वजह से इसमें हमारी परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ यही है हमारी, क्या मोदी जी अब बस कर ले, देश सबसे महान है, ये महान ही रहेगा, ये महान ही रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।